हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, राइट, जिसे आप कहते हैं निर्वाचन आयोग। आप सब जानते हैं कि नाउडेज हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिकोड कर रहे हैं, उसे डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं। अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो टॉपिक्स हैं, हमने उनको कवर किया है। जो वो आपकी जो प्लेलिस्ट है कुमार पीसीएस अकेडमी पे, भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से, उसमें वो सारे वीडियोज पड़े हैं। आप वहाँ से उन वीडियोज को रेफ़र कर सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बहुत डिटेल में किया, आप एक बार उनको ज़रूर देखिए। आज की सेशन में हम इलेक्शन कमीशन करेंगे, और अगेन आप जानते हैं कि हम बहुत डिटेल में करेंगे। एग्जामिनेशन में चाहे जैसे सवाल बनाया जाए, वेरी इजीली आप उनको टैकल कर पाएंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या किन किन बिंदुओं को छुएंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 324 को डिकोड करेंगे। फिर हम देखेंगे जो आपका निर्वाचन आयोग होता है, इसकी संरचना क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार होती है, राइट। इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी स्वतंत्रताएं या क्या कुछ सीमाएं भी होती हैं, वो हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ छोटे से आपको सब फैक्ट्स दिए गए, हम उनको डिस्कस करेंगे। निर्वाचन आयोग जो होता है उसका बेसिकली उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उसका फंक्शंस क्या होता है, वो हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो इसके कुछ और जो एडिशनल बातें हैं हम उनको चर्चा करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक से हम शुरू करते हैं। ये आर्टिकल 324, संविधान के अनुच्छेद 324 में आपको बताया गया कि देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन, राइट। जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है ये एक परमानेंट बॉडी होती है, दिस वन परमानेंट, और एक स्वतंत्र निकाय भी होता है अपने आप में, जो कि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में चर्चा की गई, संविधान के अनुच्छेद 324 में। और इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, यानी देश में, संपूर्ण देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना एकमात्र आप कह सकते हैं इसका जो मेन, इसका जो पर्पज है या गोल है, जो इसका फंक्शन है, आप इस एक लाइन में इतना याद रखेंगे, राइट। आर्टिकल 324 में इसके बारे में चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो आपका ये केंद्र का जो निर्वाचन आयोग होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्र के स्तर पर अगर हम बात करें तो जो एमपी के इलेक्शंस होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के, राइट, सांसद, जिससे आप जो सांसद आप जानते हैं इनके बारे में। दूसरा, अगर राज्यों में जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव प्लस राष्ट्रपति के चुनाव, इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सारे जो इलेक्शंस होते हैं ये आपके देखें केंद्र का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो राज्यों में बेसिकली जो पंचायत के स्तर पर जो चुनाव होते हैं, पंचायत के स्तर पे जो चुनाव होते हैं, वो केंद्र के जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि जो केंद्र का इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा पंचायत के चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। वो बेसिकली हर राज्य का आप देखेंगे इंडिपेंडेंट एक इलेक्शन कमीशन होता है, उसके द्वारा पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसका कंपोजिशन, यानी संरचना क्या होती है, किस प्रकार होती है। सबसे पहले देखेंगे जो इसका जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसमें एक इसका मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसे आप कहते हैं। इसके साथ साथ दो उसको असिस्ट करने के लिए दो आप देखेंगे और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, यानी ये जो दूसरे अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनकी जो संख्या है आप देखेंगे समय समय पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा फिक्स की जाती है, राइट। पहले आप देखेंगे 1989 तक एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन 1989 में आप देखेंगे दो और इलेक्शन कमिश्नर ऐड किए गए, राइट। फिर इनको डिमोलिश कर दिया गया। फिर अगेन आप देखेंगे 1993 1993 में फिर से जो देखेंगे दो नए इलेक्शन कमिश्नर का प्रावधान ऐड कर दिया गया, और वर्तमान समय में आप देखेंगे यानी 1993 से वर्तमान समय तक ये एक तीन सदस्यीय अपने आप में एक संस्था, यानी कि तीन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या जो दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट आप देखेंगे प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे, राइट। प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा। इनका अगर टेन्योर की बात करें, इनके जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनका आप देखेंगे जो
इनके सर्विस से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं या जो इनका टेन्योर होता है, राइट, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी, जैसे कि पहले बताया कि मल्टी मेंबर का मतलब होता है कि एक से अधिक, राइट। और वर्तमान समय में इसमें कितने हैं? तो ये इसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, राइट, जिसमें से आप ये कह सकते हो 1+2। 1 का मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा अन्य जो असिस्ट करने के लिए होते हैं, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनकी जो पावर हैं, शक्तियां हैं, या जो इनके सुख सुविधाएं इनको मिलते हैं, जो वेतन मिलता है इनको, जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो दूसरे अन्य कोई भी परक्विजिट्स हैं, वो किसी भी मायने में आप देखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उससे कम नहीं होते हैं, राइट, यानी तीनों का इक्वल होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको जो ये सुख सुविधाएं दी जाती वो उसी प्रकार की होती हैं जिस प्रकार एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज को सुविधाएं दी जाती हैं, राइट, आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़, दिस वन। अब टीन्योर की अगर हम बात करें, इनका टर्म कितना होता है, तो आप देखेंगे बेसिकली दिस वन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी ये जो इन दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, दिस वन 6 years, और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years। यानी दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि या तो वो 6 साल के लिए काम करेंगे या फिर 65 वर्ष की आयु तक काम करते हैं, राइट। और दोनों में से जो पहले होता है ये इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, ये चीज़ विच एवर इज़ अर्लियर। कहने का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 61 साल की उम्र में मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर बनता है, तो वो आप देखेंगे उसके पास कार्य करने के लिए केवल 4 साल का समय मिलता है, राइट, क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 65 साल की आयु, राइट। इसके अतिरिक्त अगर कोई मान लीजिए 59 साल की उम्र में इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो उसके पास 6 साल का कार्यकाल होता है, क्योंकि फिर अब यहाँ पर क्राइटेरिया ये वाला अप्लाई हो जाएगा 6 साल का, 6 years का, राइट। दोनों में से कोई एक, लेकिन जो पहले हो जाएगा वही आप देखेंगे उस समय सीमा तक वो काम करता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगेन आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं अपने पद से, राइट। और कई बार आप देखेंगे इनको इनके पद से, इनके जो पद का कार्यकाल होता है उससे पहले भी इनको जो है आप देखेंगे पदच्युति इन्हें दे दी जाती है, राइट, आप ध्यान रखेंगे चीज़ें। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना जो 1+2 की बात हमने की, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 2 अन्य होते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बेसिकली आप देखेंगे जो इनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं। कई बार अगर मान लीजिए कोई मतभेद है इनके विचारों में या इनके जो डिसीजंस है तो उसमें फिर मेजोरिटी से जो डिसीजन लिया जाता है, राइट। और वैसे आप देखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो चूँकि आप जानते हैं हेड होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे उसके जो डिसीजंस होते हैं उनका विरोध नहीं किया जाता है प्रैक्टिकली, राइट। लेकिन अगर कई बार मान लीजिए कोई सामंजस्य की कमी से इनके द्वारा लिए जा रहे डिसीजंस में अगर कोई आपको इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है, फिर आप देखेंगे फिर जो मेजोरिटी में जिस तरफ फिर डिसीजन जाएगा वही आप देखेंगे वो सही होता है, माना जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जो आपका निर्वाचन आयोग होता है इसकी स्वतंत्रताएं क्या हैं, राइट, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसको इसके पद की यानी इसके कार्यकाल की आपको ये सुरक्षा दी गई किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, राइट। इसे आप देखेंगे उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, और आप जानते हैं जो प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने का उसके पद से, तो ये अपने आप में बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना पड़ता है प्रस्ताव को, तभी जाके आप देखेंगे उस जज को उसके पद से हटाया जा सकता है, राइट। तो अपने आप में ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। तो इस मायने में आप देखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको सेम यही आपको देखेंगे सुविधा मिली हुई है, तो इस प्रकार से उसको देखेंगे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, राइट, उनको आप देखेंगे कैन नॉट रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब तक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी अगर मान लीजिए रिकमेंडेशंस नहीं है तब तक आप देखेंगे उनको भी नहीं हटाया जा सकता है, राइट। लेकिन आप देखेंगे अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिकमेंडेशंस हैं कि मान लीजिए कोई किसी जो निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाना है, तो फिर आप देखें उसको हटाया जा सकता है उसके पद का जो कार्यकाल उससे पहले भी।
इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि द सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। यानी कि आपको ध्यान रखना है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको एक बार अगर वो पद पर जो आसीन हो जाता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे उसकी जो सुख सुविधाएं हैं, राइट, वो सारी जो आप परक्विजिट्स हैं उससे रिलेटेड, उसकी पद से रिलेटेड वो सारी आप देखेंगे कम नहीं की जा सकती हैं, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस नोट्स में जो आपको फैक्ट्स दिए गए फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट, स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि जो मान लीजिए जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं इस पद के लिए, तो आप देखेंगे संविधान में इनके लिए कोई एज सच क्वालिफिकेशंस की बात नहीं की गई, ना तो लीगल, ना तो शैक्षिक, ना तो प्रशासनिक और ना ही न्यायिक, किसी भी प्रकार की योग्यता के बारे में चर्चा नहीं की गई संविधान में, राइट। और ये तीनों के लिए अप्लाई होती बात, चाहे हम मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो दो अन्य होते हैं, तीनों के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता की बात नहीं की गई। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे जो ये इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो आप देखेंगे जो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी कि आईएएस जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं को आप देखेंगे इस पद पे आसीन किया जाता है, राइट, ये आप देख ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना कि संविधान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अतिरिक्त जो दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका जो टिन्योर है यानी जो टर्म है उसके बारे में भी चर्चा नहीं की गई, राइट, यानी कोई उन्हें स्पेशली उन्हें उनके बारे में नहीं बताया गया कि इनका टिन्योर या टर्म कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान ये भी कहता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं बेसिकली ये जब रिटायर हो जाएंगे, अपनी पद से सेवा मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद इनको जो गवर्नमेंट की जो अन्य किसी पद पर अपॉइंट किया जा सकता है, यानी संविधान ये इनको डिवायर नहीं करता है कि ये एक बार रिटायरमेंट अगर प्राप्त कर लेंगे तो उनको दोबारा किसी पद पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ऐसा संविधान में नहीं कहा गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक बार ये अपने पद से रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद भी एक सरकार के किसी दूसरे अन्य पद पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी जो शक्तियाँ आप देख लीजिए और इनका कार्य क्या होता है, राइट, दिस वन। सबसे पहले आप देखेंगे जो पूरे देश में आप देखेंगे डीलिमिटेशन कमीशंस की जो सिफारिशें होती हैं उसके आधार पर आप देखेंगे पूरे देश में जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसको डिटरमाइन करना, राइट, उसको आप देखेंगे फिक्स करना, ये पूरे राष्ट्र के स्तर पर ये किया जाता है। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। और किसकी सिफारिशों पर? तो डीलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशों पर, राइट, आप ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है और इलेक्शन कमीशन दोनों पैरेलल एक साथ काम करते हैं, राइट। दूसरा आप देखेंगे चुनाव को लेके जो डेट्स होती हैं, जो अनुसूची होती है उसको जारी करना और जो नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं उसको स्क्रूटनाइज करना, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको पहचान देना, इसके साथ साथ उनको जो इलेक्शन सिंबल होते हैं वो प्रदान करना, राइट। मान लीजिए दो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके बीच कोई मतभेद हो जाते हैं, राइट, कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या फिर उनके सिंबल्स को लेके कोई विवाद हो जाता है, तो इन दैट केस आप देखेंगे जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है वो एक कोर्ट के रूप में काम करता है और फिर इन दो पार्टियों के बीच में आप देखेंगे वो एक न्यायिक कार्य भी करता है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी वजह से आप देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन होता है इसके तीन प्रकार से आपको इसके फंक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो जुडिशियल, राइट, जुडिशियल काम भी करता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिस वन। राजनीतिक पार्टियों के आप देखेंगे जो चुनाव से पहले उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके लिए एक रोस्टर भी ये तैयार करता है आपका ये जो निर्वाचन आयोग है, और फिर उनको चुनाव से पहले वो पब्लिसिटी भी उनकी करता है, राइट। तो ये जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको किस प्रकार से उनको पब्लिश करना है, पब्लिसिटी करना है, इन सारी चीज़ों के लिए एक रोस्टर भी तैयार किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो निर्वाचन आयोग है वो प्रेसिडेंट महोदय को आप देखेंगे एडवाइस भी करता है किस मामले में, तो जो एमपीज़ होते हैं उनकी डिसक्वालिफिकेशंस को लेके, राइट। अगर मान लीजिए कोई एमपी है और कुछ ऐसा मान लीजिए वो
कर जाता है कि वो फिर डिस्क्वालीफाई अगर कर रहा है अपने पद से, तो फिर ये आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा किया जाता है। तो इस मामले में जो निर्वाचन आयोग है वो एडवाइस करता है, राइट। लाइकवाइज आप देखेंगे जो राज्य के स्तर पे जो गवर्नर होता है उसको ये निर्वाचन आयोग जो है केंद्र का वो एडवाइस करता है। किस लिए, जो राज्य की विधायिका की जो आप देखेंगे एमएलए होते हैं या एमएलसी होते हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उनको उनकी पद से पदच्युति के लिए गवर्नर महोदय को आप देखेंगे एडवाइस किया जाता है, राइट, निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट इसका फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि जब चुनाव होते हैं फिर चुनाव के दौरान आप देखेंगे अगर मान लीजिए रिगिंग या बूथ कैप्चरिंग या फिर वायलेंस या अदर कोई कोई अन्य अनियमितता आपको देखने को मिलती है चुनाव से रिलेटेड, तो इन दैट केस आप देखेंगे पोल्स को कैंसिल कर दिया जाता है, राइट, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। आपको ध्यान रखना ये चीज़ें, तो ये सारे फंक्शंस हैं, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे जब एक देश में मान लीजिए कोई भी चुनाव अगर चल रहे होते हैं तो फिर उस दौरान आप देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रैक्टिकलिटी में आप देखेंगे उसको व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए जो देश की जो मशीनरी यानी सरकारी जो अमला होता है उसको सुपरवाइज करने का भी काम करता है आपका इलेक्शन कमिश्नर, राइट। आप जानते हैं चुनाव के दौरान जो जितना भी सरकारी अमला होता है वो देखेंगे बेसिकली एक प्रकार से जो निर्वाचन आयोग है उसके अंडर में काम करता है, फंक्शन करता है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको मालूम होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उनको रजिस्टर करने का काम भी यही इसी के द्वारा किया जाता है, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस। और उनको जो आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको राष्ट्रीय पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा भी दिया जाता है, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और किस बेसिस पर, तो उनके जो पोल परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पर आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको नेशनल या यानी राष्ट्रीय और इस राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है, राइट। तो ये कुछ इसके जो निर्वाचन आयोग उसके मेन फंक्शंस थे जो हमने डिस्कस किए, राइट। फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हमने जो इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक था हमने उसको कवर किया है और हमने इसकी जो बेसिक बातें हैं उससे हमने इसकी शुरुआत की। इसके साथ साथ फिर हमने जो इसकी संरचना क्या होती है, किस प्रकार की कंपोजिशंस है वो देखी, राइट। टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कार्यकाल कैसा होता है हमने वो डिस्कस किया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ये आपको याद रखना है, राइट। फिर हमने डिस्कस किया कि इसकी जो इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रताएं क्या है, राइट। इसके साथ साथ जो सीमाएं हमने वो भी डिस्कस किया। नोट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जो स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। फिर हमने इसकी जो पावर्स एंड जो इसकी जो मेन निर्वाचन आयोग का जो मेन फंक्शन है हमने उसको डिस्कस किया, राइट। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जो इलेक्शंस कमीशन का जो टॉपिक है हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने का प्रयास किया एंड आई होप कि आपको ये वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो ने अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं। आगे अन्य इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स आपसे लास्ट में एक जीरा भी है और वो जीरा ये है कि कुमार पीसीएस अकेडमी पर जो प्लेलिस्ट बनाई गई हैं वो सारे आप देखेंगे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए प्लेलिस्ट हैं, प्लस जीएस के जितने भी सेगमेंट हैं चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक को हमने कवर किया। इसके अतिरिक्त करंट के जो बर्निंग इशूज़ होते हैं हम टाइम टू टाइम उनको भी करते हैं, करंट अफेयर्स को भी हम करते हैं, राइट। कुछ मोटिवेशनल के साथ साथ कुछ जो डेली रूटीन के लिए यानी कि लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं हमने उनको भी किया है। आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इजाज़त चाहता हूँ, आज के इस वीडियो को इसी नोट के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।